विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। ये अध्याय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंक भाग की दृष्टि से अपन देखें तो ये अध्याय हमारा 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 अंक का है। इस अध्याय में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न व निम्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि इस अध्याय को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अध्ययन करना है, क्योंकि ये अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस अध्याय में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए बालकों, जो मानव शरीर है, जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर में टूट फूट, क्षति, कोशिकाएं मृत होती रहती हैं, शरीर में टूट फूट होती रहती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जितनी प्रक्रिया होती हैं उन्हें हम अनुरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। तो अनुरक्षण के कार्य में संलग्न जितने भी प्रक्रम हैं सभी क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, ये सभी हमारे अनुरक्षण के प्रक्रम हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देखिए बालकों, पोषण के आधार पर जितने भी सजीव हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी पोषण यानी कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के अंतर्गत कुछ बैक्टीरियाज व हरे पेड़ पौधे आते हैं। विषमपोषी में जितने भी जंतु हैं वो सभी किसमें आते हैं? विषमपोषी में आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको पूछा जाए स्वपोषण के लिए आवश्यक कारक हैं, यानी कि स्वपोषण की प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है। तो बालकों, स्वपोषण की जो प्रक्रिया है उसमें आवश्यक है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल यानी कि पर्णरहित, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये जो 4 कारक हैं ये प्रकाश संश्लेषण के लिए या यूं कहें स्वपोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या यूं कहें स्वपोषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ध्यान रहे कि स्वपोषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आप बताएंगे क्लोरोफिल में। कहाँ होती है? क्लोरोफिल में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब देखिए कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि रंध्र है किस कोशिका की सहायता से खुलते हैं या बंद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा द्वार कोशिका। क्या होगा? द्वार कोशिका होगा। अब बालकों, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो मानव लार में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ प्रारंभ होती है? तो मानव में भोजन का जो पाचन है वह मुख से ही हो जाता है। कहाँ से? मुख गुहा से ही
भोजन का पाचन हो जाता है। हमारे मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जो नलिका पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो हमारा जो मुंह है वहां से क्या हो जाती है? पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो मनुष्य की जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज या टैलिन एंजाइम पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो भोजन है कहाँ ठहरता है? हम भोजन करते हैं, भोजन को हमने कहा लिया, मुंह के अंदर लिया, मुंह के अंदर अपन क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाने के बाद वह ग्रसिका द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। आमाशय में भोजन है सामान्यतः 2 घंटे से 4 घंटे के मध्य ठहरता है। अब आमाशय के अंदर हम देखते हैं कि आमाशय के अंदर एक अम्ल का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? अम्ल का स्राव होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब आपको पूछा जाए कि आमाशय में स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं, तो बात इसका जो पहला कार्य है, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को ये क्या करता है? नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को नष्ट करता है। दूसरा इसका जो कार्य है यह है, क्योंकि आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। किसमें होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भोजन को क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ताकि आमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का क्या कर सके? पाचन कर सके। तो ये 2 कार्य हो गए। पहला कार्य क्या है कि भोजन को आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करना, दूसरा भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को नष्ट करना। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी मानव में कहां पर पाचन की जो क्रिया है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन पूर्ण हो जाता है। तो आपको बताया कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहां होता है? मुख में। पूर्ण कहां होता है? भोजन का पाचन पूर्ण होता है हमारी क्षुद्रांत में, या किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। बालकों, हमारी जो छोटी आंत है, सजीवों की छोटी आंत है, भोजन की प्रवृत्ति के अनुसार छोटी बड़ी हो सकती है, और यह आहार नाल का सबसे नाम है छोटी आंत, लेकिन यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। और कुंडलिन अवस्था में, यानी कुंडलित अवस्था में क्या होता है? हमारे शरीर में पाई जाती है। अब देखिए, मैंने कहा पाचन की प्रक्रिया के अनुसार, तो जो शाकाहारी प्राणी हैं जैसे गाय भैंस, तो शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उनमें छोटी आंत है, या जिसे अपन क्षुद्रांत भी कहते हैं, वह क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी यानी लंबी होती है। जबकि क्योंकि जो शाकाहारी भोजन है उसके पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? जटिल होती है। इसलिए आहार नाल में छोटी आंत क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। जबकि जो मांसाहारी जंतु हैं जैसे चीता है, बाघ है, शेर है, उनकी आहार नाल या छोटी आंत क्या होती है? छोटी होती है। तो ये ध्यान रखें कि शाकाहारी जंतुओं की बड़ी होगी और मांसाहारी जंतुओं की क्या होगी? छोटी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपनी जो छोटी आंत है उसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि छोटी आंत में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, अगर आपको पूछा जाए कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो आपको ध्यान रखें कि हमारी छोटी आंत में वसा का पाचन, किसका पाचन? वसा का। ध्यान है, मोस्ट है कि वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो वसा का पाचन है वो लाइपेज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। ये वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है।
फिर आपको पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो बालकों, प्रोटीन का जो पाचन है आमाशय में पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। कहां पर? आमाशय में। आमाशय में कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। जबकि छोटी आंत में या क्षुद्रांत में पाचन कौन सा करता है? ट्रिप्सिन करता है। बालकों, एक एंजाइम और होता है जो प्रोटीन के पाचन की क्रिया में भाग लेता है, उसका नाम है रेनिन। क्या है? रेनिन। ये दुग्ध प्रोटीन का, इसका दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। दुग्ध या दूध प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन करता है। ये एंजाइम सामान्यतः जब शिशु छोटे होते हैं, मां का स्तनपान करते हैं, उस समय दूध के पाचन करने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रहे कि दुग्ध प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है। दीर्घ ओम कहां पाए जाते हैं? या दीर्घ ओम पाए जाते हैं तो छोटी आंत में पाए जाते हैं, यानी क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। हमारे जो क्षुद्रांत है उसमें अंगुली सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। ये हमारी जो छोटी आंत है उसका अवशोषण का स्तर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण का स्तर बढ़ाते हैं, ताकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनका क्या किया जा सके? अवशोषण किया जा सके और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सके। तो ध्यान रहे कि दीर्घ रोम कहां पाए जाते हैं, या दीर्घ रोम क्या है? छोटी आंत में पाए जाने वाले अंगुली सदृश संरचना को दीर्घ रोम कहते हैं। और ये छोटी आंत यानी क्षुद्रांत का क्या करते हैं? अभी अवशोषण सतह बढ़ाते हैं या क्षेत्र बढ़ाते हैं। अब देखिए, श्वसन है वो दो प्रकार का होता है। एक अवायवीय श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और एक होता है वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब देखिए, आपको पूछा जाए कि सजीवों में अवायवीय श्वसन कोशिका में कहां होता है? तो अवायवीय श्वसन है हमारी जो कोशिका है, कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव होता है, उसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। फिर आपको पूछा जाए कि वायवीय श्वसन कोशिका में कहां होता है? तो वायवीय श्वसन है वो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सजीवों में ऊर्जा की सार्वत्रिक इकाई क्या है? यानी सजीवों में जो कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उनको किस रूप में प्राप्त होती है? इसको हम यूं कह सकते हैं कि सजीवों की ऊर्जा मुद्रा क्या है? अगर आपको पूछा जाए सजीवों की ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो आपका उत्तर होगा एटीपी। क्या होगा? एटीपी। अब आपको हो सकता है कि आपसे एटीपी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो ए का अर्थ है एडेनोसिन, टी का अर्थ है ट्राई और पी का अर्थ है फास्फेट। एडेनोसिन ट्राई फास्फेट ये हमारी सजीवों की ऊर्जा मुद्रा है। अब हम बात करते हैं कि जो मानव है उसमें पोषक पदार्थों का परिवहन है, वहन है, वो रक्त के द्वारा होता है। और रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक है। अगर आपको पूछा जाए मानव रक्त है तो क्या करेंगे? कोष्टक में खाली स्थान आ जाए तो आपको बताना है संयोजी उत्तक। मानव रक्त है तो क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक। अब बात करते हैं कि जो मानव हृदय है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो मानव जो हृदय है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। 2 तो होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? भी निलय। यानी मानव हृदय है 4 प्रकोष्ठों से मिलकर बना होता है। 2 आलिंद, 2 निलय। अब देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि मानव हृदय की
संरचना होती है, तो हमारी जो मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है। और इसमें कितने प्रकोष्ठ होंगे? 4 प्रकोष्ठ होंगे। अब आपको पूछा जाए कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी जो हमारा हृदय है उसमें 2 भाग हो गए, एक बायां भाग एक दायां भाग। अब आपसे पूछा जाए कि जो मानव हृदय है उसके किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो हमारा जो हृदय है उसका जो बायां भाग है, कौन सा भाग है? बायां भाग है, उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मानव हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है। व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है, तो आपको बताना है 120 mm पारा बट्टे 80 mm पारा परिकुंचन और शिथिलन। यानी कि हमारा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका शरीर का रक्तदाब 120/80 होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालकों, आपसे ये पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में कि रक्तदाब किसे कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो आपको बताना है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध रक्त द्वारा लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। हमारी जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिन्हें हम धमनी व शिरा कहते हैं, उन पर उनकी जो भित्ति होती है, उनकी जो दीवार होती है, उस पर रक्त द्वारा जो दाब लगता है वो हमारा क्या है? रक्तदाब कहलाता है। परिभाषा क्या होगी? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर रक्त द्वारा लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। और रक्तदाब है वो 120 mm पारा बट्टे 80 mm पारा परिकुंचन और शिथिलन होता है। परिकुंचन के दौरान 120 mm होता है और शिथिलन के दौरान 80 mm होता है। अब आपसे पूछा जाए कि रक्तदाब किस यंत्र से मापते हैं? मोस्ट प्रश्न है। तो रक्तदाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो आपका उत्तर होगा स्पाइगेमोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब पादपों में सवन उत्तक है, तो जो पादप हैं उनमें पदार्थों को पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए जो उत्तक होते हैं उन्हें सवन उत्तक कहते हैं। और आपको पूछा जाए कि पादपों में सवन उत्तक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये 2 उत्तक हैं। बालकों, इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि पादपों में जल का परिवहन या संवहन कौन करता है, जैसे जल और जैसे ही जाइलम। यानी कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करेगा? जाइलम करेगा। कौन करेगा? जाइलम करेगा। अब देखिए, पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कौन बनाती है? पत्तियां। तो पत्ती क्या होती है? हरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पत्तियों में होती है और वहां पर बनता है भोजन। अब पत्तियों में बने हुए भोजन को पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। तो क्या आएगा? फ्लोएम। तो ध्यान है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। भोजन का परिवहन यानी फूड का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फिर आप बात करते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में उत्सर्जन की जो क्रिया है वो वर्तक द्वारा की जाती है, जिसे हम किडनी कहते हैं। और किडनी जो है मनुष्य में 2 होती है। तो आपको पूछा जाए कि वर्तक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी वर्तक है वह असंख्यक छोटी छोटी संरचनाओं से बना होता है जिसे वर्गाणु कहते हैं। और इसको इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो वर्तक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वर्गाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। अब आपको ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है जिसमें हमें
कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या घटनाएं होती हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या क्या घटनाएं होती हैं? बालकों, इस प्रक्रम में 3 घटना होती हैं। पहली घटना क्या होती है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसको क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। दूसरा कार्य क्या होगा कि जो प्रकाश ऊर्जा है, दूसरा कार्य पहले आप क्या लिखोगे? क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। दूसरा काम क्या होगा कि अवशोषित जो प्रकाश है वो कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल का अपघटन। जल का क्या होगा? अपघटन होगा। तो जल का अपघटन होगा तो जल के अपघटन से हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में आपको पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद ऑक्सीजन मुक्त होती है तो आप क्या बताएंगे? जल के अपघटन से। इससे जल के अपघटन से। तीसरा जो कार्य है वो क्या होगा? तीसरा जो कार्य है वो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन। कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन, ये तीसरा कार्य होता है। ये किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या क्या घटना होती है? तो आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में 3 घटनाएं होती हैं। फर्स्ट क्या होगा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सेकंड क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण व जल का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। फिर आपको अमीबा में पोषण की क्रिया का सचित्र वर्णन करो। ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है बालकों, और कई बार हमारी जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान रखें, ये प्रश्न है आपको पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। फिर पूछा जाए कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। शुद्धांत में पाचन की प्रक्रिया लिखो। तो इसमें आपको मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। फिर हमारी जो छोटी आंत है उसमें भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, किस माध्यम में होता है, उनके बारे में क्या करना है? वर्णन करना है। फिर है मानव हृदय काट का नामांकित चित्र बनाओ। मनुष्य में परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? ये आपको ये पूछा जाए कि दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हो। तो इसमें आपको मानव हृदय काट का नामांकित चित्र बनाना है और दोहरे परिसंचरण के बारे में आपको लिखना है। फिर बात करते हैं जो हमारी रुधिर वाहिका है वो 2 प्रकार की है, धमनी व शिरा। तो आपको पूछा जाए धमनी व शिराओं में क्या अंतर है? धमनी व शिराओं में क्या अंतर है? तो बालकों, इसमें आपको टेबल बनाकर धमनी व शिरा में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। पहला अपन बात करें धमनी। तो धमनी है वो हृदय से अंगों तक रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। धमनी है वो रुधिर को क्या करेगी? हृदय से, हमारे हार्ट से, हमारे जो बॉडी के अन्य पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक क्या करती है? ले जाने का कार्य करती है। दूसरा हम बात करें कि धमनी है उनमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते हैं। शिराओं की बात करें, शिराएं हैं अंगों से रुधिर को क्या करती हैं? हृदय तक लाती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो ये मुख्य 3 अंतर है किसमें? धमनी व शिराओं में। देखो बालकों, अपवाद सब जगह होता है। मैंने कहा धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अब एक धमनी ऐसी भी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है।
क्योंकि ध्वनि क्या करती है, हृदय से अंगों तक ले जाती है। तो हमारी जो फुफ्फुसीय ध्वनि है वो हृदय से रक्त को कहाँ ले जाएंगी, फेफड़ों में ले जाएंगी। और फुफ्फुसीय शिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि वो अंगों से रक्त को कहाँ ला रही है, हृदय में ला रही है। तो हमारा जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वहां पर रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है। इसलिए ध्यान रहे, ऐसी शिरा का नाम लिखिए जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो आप बताएंगे फुफ्फुसीय शिरा। अगर आपको पूछा जाए ऐसी ध्वनि का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो क्या होगा, हमारी फुफ्फुसीय ध्वनि। अब हम बात करते हैं कि वर्गाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ। मनुष्य में मूत्र छलने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो। तो ये बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे बुक में दिया हुआ है। मानव में अपहरण की क्रिया का सचित्र वर्णन करो। बालकों, इसे हम कृत्रिम वर्कक भी कहते हैं। जब व्यक्ति की दोनों ही किडनियां या वर्कक खराब हो जाते हैं, उस समय उसे डायलिसिस किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्कक या अपहरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, कई बार हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे हमारे अध्याय 6 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन पाठ में बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जान पाएंगे। तैयारी करते रहिए बालकों, समय बहुत कम है, मन लगाकर पढ़िए, कामयाबी आपको जरूर हासिल होगी। और बालकों, अब आप अपने साथियों को भी बताइए कि हमारा जो चैनल है जीके बाई चमन शर्मा, उस पर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला जारी है। तो वह भी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक क्या हो, लाभान्वित हो पाए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप फोन के द्वारा भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर है 7742027398। तो आप इन नंबरों से कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं उसके बारे में बताइए, मैं आपकी समस्या समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। तो आप मेरे से अपने मोबाइल नंबर 7742027398 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।